हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी डीआरटी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट रेडियोथेरेपी पे अपन ने बात करी थी, जिसके अंदर एग्जाम को देखते हुए अपन महामैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आज अपन बात करते हैं उससे आगे के जो टॉपिक रह गए अपने पास में, उन पे अपन बात करते हैं। इसके अंदर आपको पूरी रेडियोथेरेपी देखने को मिलेगी, जो आपके सब्जेक्ट है पेपर नंबर सेकंड, वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, अपन बात करते हैं अब रेडियोथेरेपी पर। बात करते हैं रेडियोथेरेपी। जब अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था तो वहां अपन ने देखा था प्रिंसिपल, रेडियोथेरेपी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। रेडियोथेरेपी की प्रिंसिपल की यदि अपन बात करें तो देखिए, जो प्रिंसिपल होता है रेडियोथेरेपी का वो होता है, दो तीन टर्म यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है रेडियोथेरेपी के जब प्रिंसिपल आप बताओ तो। फर्स्ट चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम, एंड दूसरी चीज ध्यान रखनी है यूनिफॉर्म डोज गिवन टू द ट्यूमर, डोज गिवन टू द ट्यूमर, बट आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रिंसिपल लिखना है रेडियोथेरेपी का तो उसमें बताना है मैक्सिमम और यूनिफॉर्म। इन दोनों वर्ड के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम और यूनिफॉर्म डोज गिवन टू द ट्यूमर, मतलब आप अधिकतम और एक समान डोज कहां पर प्रोवाइड करें, डोज ट्यूमर के ऊपर, जो कि कैंसर सेल होती है। और आपको पता है जो रेडियोथेरेपी की जाती है वो कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए ही की जाती है। जो रेडियोथेरेपी होती है वो कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए ही की जाती है। तो जो भी कैंसर सेल है उनको यदि अपने को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, रेडियोथेरेपी काम में लेते हैं। तो अपने पास में क्या आती है साहब, ये ट्यूमर को तो मैक्सिमम और यूनिफॉर्म देना, बट आसपास की जो सेल्स होती है, ठीक है कि नहीं है, जिसको बोलते हो आप सराउंडिंग नॉर्मल सेल, सराउंडिंग नॉर्मल सेल, ठीक है कि नहीं, आसपास के ट्यूमर के आसपास की बात कर रहे हैं बेटा अपन। आसपास की जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, उसको मिनिमम डोज, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू गिवन मिनिमम डोज, या अपन कोशिश करें कि जो नॉर्मल टिश्यूज है उनको डोज लगे ही नहीं। ये होता है प्रिंसिपल किसका, रेडियोथेरेपी का। रेडियोथेरेपी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम और यूनिफॉर्म डोज तो दो आप ट्यूमर को, ट्यूमर का मतलब कैंसर सेल को, और जो आसपास के नॉर्मल सेल्स है उनको आप बचाइए, उनको आप स्पेयर करिए, और उनको आप क्या करिए, मिनिमम डोज, कम से कम डोज आपको देनी है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझे, एक बार देखिए, जैसे प्रिंसिपल को अपन समझते हैं रेडियोथेरेपी की, प्रिंसिपल को अपन समझे, जैसे मान के चलो मेरे पास में ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारी नॉर्मल सेल पड़ी हुई है, ये अपन ने नॉर्मल सेल बना लिया है यहां पर। ये मेरे पास में नॉर्मल सेल्स है, सारी की सारी सेल्स कैसी है बेटा, नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स, ठीक है कि नहीं, ये जिनको अपन नॉन कैंसरस सेल बोलते हैं। अब यदि इसके अंदर मान के चलो आपने यदि वीडियो देखा है इससे पहले नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, जिसको ट्यूमर सेल अपन बोलते हैं, वो वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा तो आपको यहाँ पर तुरंत समझ में आ जाएगी। मान के चलो यहाँ पर क्या बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाती है, यहाँ पर क्या बन जाती है बेटा, ट्यूमर बन जाती है। इसका मतलब ये कौन सी सेल हो गई, अब नॉर्मल सेल हो गई बेटा। ये आसपास में जो नॉर्मल सेल है इसके बीच में क्या बन गई बेटा, ट्यूमर सेल बन गई, अब नॉर्मल सेल बन गई, जिसको अपन ट्यूमर बोल रहे हैं। देखिए बेटा, ये अपने पास में आ जाएगी क्या, अब नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है नॉर्मल सेल के बजाय, तो इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, अब नॉर्मल सेल को ही बोल रहे हैं बेटा अपन ट्यूमर। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, ट्यूमर। और रेडियोथेरेपी के अंदर अपने को इसी ट्यूमर को ट्रीट करना होता है।
इसी ट्यूमर को अपने को क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है। तो ट्रीट करे तो करे कैसे, देखिए बेटा, अब इस ट्यूमर को अपने को क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। तो ट्रीट करे कैसे, देखिए ये अपने पास में कोई भी रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशन सोर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, रेडिएशन सोर्स, रेडिएशन सोर्स का मतलब होता है जहां से रेडिएशन निकल रही है, इमिशन ऑफ गामा रेडिएशन, उसको बोलते हैं अपन रेडिएशन सोर्स, ठीक है। तो इससे अपन क्या दे रहे हैं, ये रेडिएशन सोर्स से अपने को क्या देनी होती है, इसको रेडिएशन देनी होती है बेटा, इसको क्या देनी होती है, अपने को रेडिएशन देनी होती है यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सब आप सारी की सारी रेडिएशन कहाँ दो, इस ट्यूमर को दो, सारी की सारी रेडिएशन आप कहाँ दो, इस ट्यूमर को दो, जिसकी वजह से ट्यूमर क्या हो जाए, ट्रीट हो जाए, जिसकी वजह से ट्यूमर क्या हो जाए, ट्रीट हो जाए। लेकिन इसके आसपास में देखो आप, अब नॉर्मल, ये नॉर्मल सेल भी तो है, ये देखो ये सब नॉर्मल सेल है, तो इसको डोज कम से कम लगे, डोज मिनिमम, और वो किसको लगे, नॉर्मल सेल को, क्योंकि यदि नॉर्मल सेल को भी आप इतनी ज्यादा रेडिएशन दोगे तो इसका डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा नॉर्मल सेल का, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अनकंट्रोल डिवीजन करने लग जाएगी। तो कैंसर सेल को जब आप दोगे तो ये कैंसर सेल धीरे धीरे क्या होगी बेटा, ये कैंसर सेल धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाएगी, यू खत्म होने लग जाएगी यू, ठीक है कि नहीं। और धीरे धीरे ये जो कैंसर सेल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली बर्न हो जाएगी। इसी वजह से जो कंसेप्ट होता है रेडियोथेरेपी का वो यही बोलता है अपने को कि आप मैक्सिमम डोज और यूनिफॉर्म एक जैसी डोज दो पूरी ट्यूमर को। देखो ध्यान से समझो वापस, इस ट्यूमर को आप क्या करो, पूरी ट्यूमर को एक जैसी डोज दो। आप यदि अलग अलग डोज दोगे तो होगा क्या, इसमें आपकी जो ट्यूमर है वो आधी तो ट्रीट हो जाएगी और आधी रह जाएगी, ऐसे कैसे, तो आपको फिर वापस से ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा डोज लगेगी। इसी वजह से बोला जाता है प्रिंसिपल में कि आप मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज, यूनिफॉर्म डोज, डोज अपन बोल रहे हैं रेडिएशन को बेटा, डोज ये किसको दो आप, ट्यूमर सेल को, जबकि नॉर्मल सेल को पूरी तरीके से क्या करो, बचाओ डोज से, नॉर्मल सेल को रेडिएशन ना लगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, रेडियोथेरेपी का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए रेडियोथेरेपी में और क्या स्पेशल चीजें होती है। रेडियोथेरेपी बेटा अपन ने देख लिया रेडियोथेरेपी का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपन ने देख लिया। इसके बाद में देखिए रेडियोथेरेपी में अपने को पता है किसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैंसर सेल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट जो होता है वो किसका किया जाता है बेटा, कैंसर सेल का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, ट्यूमर भी बोलते हो, ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो रेडियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट है वो अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक पार्टिकल की सहायता से, कण की सहायता से, और दूसरा बात करें अपन रेडिएशन की सहायता से। फर्स्ट यदि अपन बात करें तो रेडिएशन की सहायता से अपन ट्यूमर सेल जो कैंसर सेल है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं रेडिएशन के थ्रू, और दूसरा यदि अपन बात करें तो वो कर सकते हैं अपन पार्टिकल के थ्रू। वो किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, पार्टिकल के थ्रू। रेडिएशन के रूप में अपन काम में लेते हैं बेटा एक्सरे काम में लेते हैं, और दूसरा काम में लेते हैं बेटा अपन गामा रेज, ये दोनों चीजें काम में लेते हैं। जबकि पार्टिकल के रूप में यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, ये अपन किसके लिए काम में लेते हैं, पार्टिकल के रूप में ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, रेडियोथेरेपी के अंदर काम में लेते हैं। तो यदि जनरली बात करें कि रेडियोथेरेपी अपन किस किस की मदद से कर सकते हैं, किस किस की सहायता से अपन कर सकते हैं, तो फर्स्ट आ सकता है अपने पास में रेडिएशन की सहायता से। रेडिएशन में कौन कौन सी आ जाएगी, एक्सरे आ जाएगी और गामा रेज आ जाएगी। दूसरी यदि अपन बात करें और किसकी सहायता से अपन कर सकते हैं, पार्टिकल की सहायता से। पार्टिकल में क्या क्या चीजें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा और न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं साहब, रेडियोथेरेपी, ये ट्यूमर सेल है इसको क्या कर सकते हैं अपन, ट्रीट कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ रेडिएशन सोर्स,
रेडिएशन सोर्स के पोजीशन के बेस पे, ठीक है कि नहीं। रेडियोथेरेपी को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा अपने पास में EBRT और दूसरा होता है अपने पास में IBRT, ठीक है। EBRT में एक्सटर्नल बीम थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। दूसरा यदि अपन बात करें तो IBRT होती है बेटा इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी, इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। ये दो चीजें अपने पास में होती है, एक होती है EBRT और दूसरी होती है अपने पास में IBRT। EBRT होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, इसका मतलब इसमें जो रेडिएशन सोर्स होता है वो बाहर की तरफ रहता है। जबकि यदि अपन बात करें IBRT के अंदर, इसमें जो सोर्स रहता है रेडिएशन सोर्स, जिसकी मदद से रेडिएशन देते हैं पेशेंट को, वो पेशेंट के अंदर ही इंप्लांट कर दिया जाता है। इसमें रेडिएशन सोर्स बाहर की तरफ रहता है, जबकि इसमें जो रेडिएशन सोर्स रहता है IBRT के अंदर, वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। इसी के बेस पे जो रेडियोथेरेपी है इसको अपन दो भागों में बांट देते हैं, एक बांट देते हैं टेलीथेरेपी और दूसरा होता है ब्रेकीथेरेपी, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। अपन देखिए अपने पास में दो तरीके की रेडियोथेरेपी हो गई। दो तरीके की रेडियोथेरेपी हो गई, एक हो गई अपने पास में EBRT और दूसरी हो गई अपने पास में IBRT। EBRT की यदि अपन बात करें तो इसमें लेते हैं अपन टेलीथेरेपी, टेलीथेरेपी, और यदि इसमें अपन बात करें IBRT, इसमें लेते हैं जनरली बेटा अपन ब्रेकीथेरेपी। एक में काम में लेते हैं अपन टेलीथेरेपी और दूसरे में काम में लेते हैं अपन ब्रेकीथेरेपी। देखो वर्ड पे ही चलते हैं अपन, जो वर्ड है देखिए टेली, आप टेली वर्ड और भी कहीं सुनते हो। यदि रूटीन लाइफ की अपन बात करें तो टेली वर्ड सुनते हो आप, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीग्राम, मतलब जो भी चीज आ रही है टेली वर्ड जिसमें भी आ रहा है, इसका मतलब होता है दूर। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। जबकि अपन बात करें ब्रेकी, तो ब्रेकी में जो वर्ड बना है ये ब्रेकियोस से मिलकर बना है बेटा, लैटिन वर्ड है ब्रेकियोस, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पास, नियर, या बोल सकते हैं अपन पास। जबकि टेली का मतलब होता है बेटा दूर। टेली का मतलब क्या होता है? दूर। जैसे टेलीविजन में कहीं दूर दराज में मैच चल रहा होता है, वो अपने घर में दिखाई देता है। टेलीफोन, यदि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो आप टेलीफोन पे बात करते हो। तो टेली का मतलब हो गया दूर, और ब्रेकी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेकियोस, और ब्रेकियोस का मतलब होता है नियर पास। तो इसमें टेलीथेरेपी की यदि अपन बात करें तो इसमें जो रेडिएशन सोर्स रखा हुआ रहता है वो बॉडी से दूर रखा हुआ रहता है। रेडिएशन सोर्स बॉडी से, पेशेंट बॉडी की यदि अपन बात करें तो पेशेंट बॉडी से रेडिएशन सोर्स बॉडी से दूर रखा हुआ होता है, दूर रखा हुआ होता है। जबकि यदि अपन बात करें ब्रेकीथेरेपी में तो जो रेडिएशन सोर्स होता है रेडिएशन सोर्स बॉडी के पास या फिर बॉडी के अंदर रखा होता है, उसे बोलते हैं बेटा अपन ब्रेकीथेरेपी। तो अपने पास में एक हो गई EBRT का एग्जांपल हो गया टेलीथेरेपी जिसके अंदर रेडिएशन सोर्स दूर रखते हैं, और IBRT हो गई अपने पास में ब्रेकीथेरेपी जिसमें रखते हैं सोर्स को या तो बॉडी के पास में रखते हैं या बॉडी के अंदर ही अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब अपन बात करें, देखो टेलीथेरेपी एक तो अपने पास में हो गई,
एक अपने पास में टेलीथेरेपी हो गई, दूसरी अपने पास में ब्रेकीथेरेपी हो गई। एक टेलीथेरेपी हो गई, दूसरी ब्रेकीथेरेपी हो गई। टेलीथेरेपी में देखिए क्या होगा बेटा, ये अपने पास में मान लेते हैं अपन पेशेंट बॉडी है, ये अपने पास में पेशेंट बॉडी है, ठीक है। दूसरा सेकंड केस ब्रेकीथेरेपी में भी अपन यही मान लेते हैं, ये क्या है, इसमें भी पेशेंट बॉडी है, ये क्या आ जाएगी बेटा, पेशेंट सरफेस। पेशेंट सरफेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्किन, ठीक है। सेम चीज यहां आ जाएगी, या तो आप बोलो सरफेस या बोल सकते हो आप क्या, स्किन, ठीक है। इसमें जो रेडिएशन सोर्स होता है, देखिए ये दोनों इसमें अपन काम में ले रहे हैं रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स की यदि अपन बात करें तो रेडिएशन सोर्स देखिए इसमें, इसको बोलते हैं बेटा अपन, यहां जो रेडिएशन सोर्स और पेशेंट स्किन के बीच में जो डिस्टेंस होती है बेटा, इसको बोलते हैं अपन SSD। इसको क्या बोलते हैं अपन, SSD। SSD का मतलब क्या होता है, सोर्स टू स्किन डिस्टेंस। तो इसमें जो SSD की रेंज की यदि अपन बात करें बेटा, जनरली जो रेंज होती है वो होती है 25 to 100 सेंटीमीटर। यदि ब्रेकिट टेलीथेरेपी में यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो SSD होती है वो होती है 25 to 100 सेंटीमीटर होती है। जबकि यदि फिक्स्ड की बात करें, फिक्स्ड डिस्टेंस जो होती है फिक्स्ड की, वो होती है बेटा 80 सेंटीमीटर। क्योंकि कई जो मशीनें होती है टेलीथेरेपी में, उसका जो काउच होता है वो इमूवेबल होता है, वो अप डाउन मूव नहीं कर सकता, इस वजह से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स कर देते हैं। और वो कितनी करते हैं बेटा, 80 सेंटीमीटर। यदि रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होती है, 25 to 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं अपन SSD। आगे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं अपन टेलीथेरेपी। अपन बात करें बेटा किसकी, ब्रेकीथेरेपी की। बात किसकी करें अपन अब, ब्रेकीथेरेपी। तो ब्रेकीथेरेपी में बेटा रेडिएशन जो सोर्स रहता है वो या तो नियर बाई सरफेस होता है, ये तो यहाँ पर जो SSD होती है बेटा, वो SSD होती है बेटा लेस देन 5 सेंटीमीटर, इक्वल और लेस देन होती है 5 सेंटीमीटर, या तो सरफेस। देखिए बेटा यदि बात करें अपन ब्रेकीथेरेपी में, तो जो SSD होती है उसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 5 सेंटीमीटर होती है। तो ब्रेकीथेरेपी में आप क्या कर सकते हो, जो रेडिएशन सोर्स है उसको या तो स्किन सरफेस पे रखो आप, ठीक है। जो अलग से टाइप बताएंगे उसमें अपन बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे कि जो ब्रेकीथेरेपी होती है उसमें किसमें सोर्स को कहाँ रखा जाता है। तो फर्स्ट यदि अपन बात करें तो SSD जो होती है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होती है, तो या तो आप स्किन पे रखो यहाँ पर, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्रेकीथेरेपी पार्ट है वो किसका है, IBRT का पार्ट है, इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी का पार्ट है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में हो गई बेटा क्या, टेलीथेरेपी, और दूसरी हो गई अपने पास में क्या, ब्रेकीथेरेपी। तो अपने पास में दो तरीके की रेडियोथेरेपी हो गई, एक होगी टेलीथेरेपी, दूसरी होगी ब्रेकीथेरेपी। अब यहाँ पर अपन डिटेल से बात करते हैं टेलीथेरेपी। तो टेलीथेरेपी के अंदर खूब सारी मशीनें डिस्कस की गई है, जिसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है टेलीथेरेपी के, उसके बाद में अपन कंटिन्यू बात करेंगे। इस पर देख लो एक बार, सम अप कर देते हैं अपन। अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन, जो टेलीथेरेपी है टेलीथेरेपी की यदि अपन बात करें बेटा इसमें, तो देखिए जो टेलीथेरेपी है उसको 3 भागों में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट किलो वोल्टेज मशीन के रूप में अपन देखते हैं, किलो वोल्टेज मशीन के रूप में। स्टार्टिंग में यही आई मशीन, जो किलो वोल्टेज मशीन है, ये एज लाइक एक्सरे मशीन के जैसी ही थी। तो स्टार्टिंग में इसी को यूज लिया गया कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्निक एडवांस होती गई ये मशीन भी विलुप्त होती गई, इसको कैंसिल आउट करते गए कि किलो वोल्टेज जो मशीन है वो ज़्यादा यूज हुई नहीं, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वोल्टेज की वो होती है बेटा, इसको करते हैं 0 to 500 kVp तक ही केवल अपन यूज ले सकते हैं, इसके बाद में नहीं ले सकते। इस वजह से हर तरीके की ट्यूमर को ट्रीट कर पाना किलो वोल्टेज मशीन से पॉसिबल नहीं था,
ठीक है। तो किलो वोल्टेज मशीन को भी आके बहुत सारे भागों में डिवाइड किया है, जिसमें ग्रेन्स रे थेरेपी आ जाती है, चोल थेरेपी आ जाती है, डीप थेरेपी आ जाती है, ऑर्थो वोल्टेज थेरेपी आ जाती है। तो इस किलो वोल्टेज मशीन को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन, जिसके अंदर फर्स्ट यदि अपन बात करें तो जो 0 to 500 किलो केवीपी है उसको डिवाइड करके उनको नाम दिया गया है। तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग में 0 to 20 केवीपी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो 40 to 50 केवीपी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें थर्ड नंबर पे तो 50 to 150 केवीपी। और लास्ट यदि अपन बात करें तो 150 to 500 केवीपी। ऐसे इनको क्या किया गया, अलग अलग तरीके से डिवाइड करके स्टडी की गई। 4 तरीके से डिवाइड कर दिया गया इनको। फर्स्ट को यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रेन्स रे थेरेपी बोलते हैं बेटा, इसको ग्रेन्स रे थेरेपी बोलते हैं बेटा। इसको वोल्टेज के बेस पे नाम दिया गया बेटा इनको, ग्रेन्स रे। दूसरे की यदि अपन बात करें इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट थेरेपी, कॉन्टैक्ट थेरेपी, या फिर बोलते हैं बेटा चोल थेरेपी। इसकी यदि अपन बात करें इसको बोलते हैं बेटा डीप थेरेपी। और यदि इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थो वोल्टेज थेरेपी। तो जो किलो वोल्टेज मशीन है उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके उसकी जो वोल्टेज है उसको अपन डिवाइड करके अलग अलग नाम से इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं। यदि इसकी मशीनरी की यदि अपन बात करें तो 2 डिफरेंस इसमें होता है। जैसे एक्सरे ट्यूब के अंदर अपन एनोड लेते हैं, यहाँ पर अपन काम में लेते हैं वुड एनोड, और इसका जो कूलिंग का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है बजाय किसके, एक्सरे मशीन से। ठीक है। तो फर्स्ट आता है अपने पास में किलो वोल्टेज मशीन। सेकेंड पे यदि अपन बात करें तो वो आती है बेटा अपने पास में टेली थेरेपी। और टेली थेरेपी में जो रेडिएशन सोर्स है वो कोबाल्ट 60 काम में लिया गया, इसीलिए इसको अपन नाम दे देते हैं टेली कोबाल्ट मशीन। टेली कोबाल्ट मशीन नाम देते हैं बेटा इसको। क्यों टेली कोबाल्ट मशीन नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन सोर्स काम में लिया गया वो कौन सा लिया गया, कोबाल्ट 60, और इसी के बेस पे जो टेली थेरेपी है इसको नाम दे दिया गया टेली कोबाल्ट मशीन या टेली कोबाल्ट थेरेपी। ठीक है कि नहीं। उससे नेक्स्ट आती है बेटा, नेक्स्ट की यदि थर्ड नंबर पे अपन बात करें, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन। लीनेक की यदि अपन बात करें, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन लीनेक, बाकी लॉन्ग रूप यदि इसका देखा जाए तो आता है बेटा लीनियर एक्सीलरेटर। एक मेजर डिफरेंस इन दोनों में देखिए, टेली थेरेपी में यहां पर जो रेडिएशन का, जो ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया गया वो गामा रेडिएशन काम में है। यहां पर गामा रेडिएशन के थ्रू ट्यूमर को ट्रीट किया गया। जबकि यहां पर यदि अपन बात करें लीनेक की, तो देखो ये यहां से आया है लिन और यहां से उठा है बेटा एक, इन दोनों वर्ड को मिला के बोलते हैं अपन लीनेक। ठीक है। तो जो लीनियर एक्सीलरेटर होता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, लीनेक। इसमें जो ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया गया वो 2 तरीके से किया गया, एक पार्टिकल थेरेपी के रूप में काम में लिया गया और दूसरा रेडिएशन थेरेपी के रूप में किया गया। पार्टिकल थेरेपी के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन यूज हुआ और रेडिएशन के रूप में यहां पर गामा रेडिएशन यूज हुई। ठीक है कि नहीं। इसमें क्या किया बेटा, हाई एनर्जी का बीम काम में लिया गया, हाई एनर्जी का जो बीम है वो काम में लिया गया बेटा। ठीक है कि नहीं। इसकी जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर है टेली कोबाल्ट की तुलना में वो भी डिफरेंट थी। ठीक है कि नहीं। तो ये तीसरा टाइप हो गया अपने पास में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में, टेली थेरेपी में लीनेक का। ठीक है कि नहीं। और नेक्स्ट अपन बात करें बेटा किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रेकी थेरेपी में। नेक्स्ट बात करें अपन बेटा किसकी, ब्रेकी थेरेपी। तो ब्रेकी थेरेपी किसका पार्ट हो गया बेटा, IBRT का पार्ट हो गया है, इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी का, जो कितने तरीके की होती है बेटा, 3 तरीके की होती है। 3 तरीका कौन कौन सा आ गया, सबसे पहले आता है बेटा सरफेस मोल्ड,
जिसके अंदर रेडिएशन जो सोर्स रहता है वो स्किन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी। इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी बेटा दूसरा जो टाइप है इसका ब्रेकीथेरेपी का। तीसरा यदि अपन बात करें तो वो आता है बेटा इंट्राकैविटरी ब्रेकीथेरेपी। जनरली अपन इन तीन की स्टडी करते हैं बेटा, अपने सिलेबस में तीन दे रखे हैं। एक और टाइप होता है बेटा इसका, वो होता है इंट्राल्यूमिनल, जो अपने सिलेबस में दे नहीं रखा जाता, बहुत ज़्यादा खास इसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे नहीं। इंट्राल्यूमिनल ब्रेकीथेरेपी। इंट्राल्यूमिनल ब्रेकीथेरेपी। तो ऐसे अपने पास में कितने तरीके की ब्रेकीथेरेपी हो गई? 4 तरीके की हो गई। लेकिन अपन को जो डिस्कस करना है वो करना है सरफेस मोल्ड पे, दूसरा बात करें इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी पे, और तीसरा बात करें अपन इंट्राकैविटरी ब्रेकीथेरेपी। तो ये 3 पे डिस्कस करना है, चौथा अपने सिलेबस में है नहीं, इस वजह से अपन क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे सरफेस मोल्ड पर, इंटरस्टिशियल और इंट्राकैविटरी पे, ठीक है कि नहीं। अब 1 बाय 1 अपन उठाते हैं। किलो वोल्टेज के बारे में जनरली क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक और ना ही पूछा गया है, तो किलो वोल्टेज के बारे में बहुत ज़्यादा अपन डिटेल से अपन बात करेंगे नहीं। अपन बात करते हैं टेलीकोबाल्ट मशीन से बात करते हैं बेटा अपन, ठीक है। चलिए बेटा आ जाइए। आ जाइए अपन डिस्कस करते हैं टेलीकोबाल्ट के बारे में। जो टेलीकोबाल्ट होती है वो क्या होती है, पहले बड़े ध्यान से समझना इसको। जब टेलीथेरेपी यूज हुई जब टेलीथेरेपी की अपन बात करते हैं तो इस टाइम स्टार्टिंग की यदि अपन बात करें तो 2 सोर्स अपने पास में काम में लिए गए। एक काम में लिया गया सीजियम 137 और दूसरा यदि अपन बात करें तो वो लिया गया कोबाल्ट 60, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर कौन सा सोर्स काम में लिया जाएगा वो अपने को देखना पड़ेगा। इनकी जो दोनों की प्रॉपर्टी है रेडिएशन सोर्स की वो अपने को देखनी पड़ेगी, और इन दोनों में से जो बेटर होगा वही अपन कहाँ काम में लेंगे, टेलीथेरेपी में काम में लेंगे, ट्रीटमेंट के लिए काम में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कोबाल्ट 60 की, और इसकी देखिए सीजियम 137 की जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो होती है बेटा 30 ईयर हाफ लाइफ की। यदि अपन बात करें तो यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें बहुत डिटेल से बताइए अपन ने हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ क्या होती है। कोबाल्ट 60 की यदि अपन बात करें तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है बेटा वो होती है 5.26 ईयर। तो हाफ लाइफ कम होनी चाहिए तो कम होती है, ठीक है कि नहीं। आगे बात करते हैं अपन। इसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो होती है 662 MeV। इसका मतलब एनर्जी इसकी ये होती है। यदि अपन बात करें कोबाल्ट 60 की तो इसकी एनर्जी होती है 1.25 MeV, ठीक है। ये होती है इसकी एवरेज एनर्जी। और यदि मीन एनर्जी की यदि अपन बात करें तो उसकी रेंज होती है बेटा 1.17 MeV से 1.33 MeV। ये बेटा इसकी रेंज होती है, ठीक है कि नहीं। तो जो नेट होती है इसकी एनर्जी वो कितनी होती है 1.25 MeV होती है, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें अगले इस पे डिस्कस करें तो देखो ये जो इसकी साइज होती है सोर्स की वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। ग्रेटर मतलब बड़ा सोर्स होता है, ये बड़ा होता है साइज में ही। जबकि इसकी यदि अपन बात करें तो इसकी जो साइज होती है रेडिएशन सोर्स की वो होती है स्मॉल होती है बेटा, छोटी होती है ये, ठीक है। आगे यदि डिस्कस करें सीजियम 137 के बारे में अपन, सीजियम 137, और दूसरा डिस्कस कर रहे हैं अपन कोबाल्ट 60 के बारे में। इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हाई होती है। इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है वो बेटा क्या होती है, हाई होती है। जबकि इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी वो लो होती है बेटा, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए इसका जो पेनुम्ब्रा होता है बेटा, आगे डिस्कस करेंगे अपन पेनुम्ब्रा पे। इसका जो पेनुम्ब्रा होता है वो भी बेटा हाई होता है। जबकि यदि इसके पेनुम्ब्रा की यदि अपन बात करें तो वो क्या होता है, छोटा होता है। पेनुम्ब्रा जो होता है वो क्या होता है, लो होता है,
कम होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी अपन ने देखी, इसी के बेस पे अपन डिसाइड करते हैं। देखिए एक तो क्या होनी चाहिए, हाफ लाइफ कम होनी चाहिए ताकि टाइम टू टाइम सोर्स को अपन क्या कर सके, चेंज कर सके। तो इसकी तो हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से सीजियम 137 के लिए लागू नहीं होता, जबकि ये बेस्ट सोर्स है इससे, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं एनर्जी हाई होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एनर्जी इन दोनों में से किसकी हाई है, कोबाल्ट 60 की हाई है, ठीक है। सोर्स की जो साइज होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए ताकि जो पेनुम्ब्रा हो वो क्या हो, कम हो। पेनुम्ब्रा होती है बेटा एक्स्ट्रा डोज होती है स्किन पर, पेनुम्ब्रा जो होती है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा डोज होती है स्किन पे। तो जो साइज है सोर्स की वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ये बेस्ट है, जबकि ये नहीं है क्योंकि इसकी सोर्स साइज क्या होती है, बड़ी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होनी चाहिए बेटा, इसकी लो होती है बेटा, उल्टा बता दिया यहाँ पर, इसकी लो होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी, जबकि इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हमेशा हाई होनी चाहिए, वो कोबाल्ट 60 के लिए, जबकि इसके लिए नहीं है। पेनुम्ब्रा लो होना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा डोज होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा डोज हमेशा क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है, जबकि यहाँ पर क्या। तो दोनों सोर्स का यदि कंपैरिजन करने के बाद में यदि अपन बात करें तो बेस्ट सोर्स कौन सा लिया गया, जो बेस्ट सोर्स आया अपने पास में वो कौन सा आया बेटा, कोबाल्ट 60, ठीक है। और इस कोबाल्ट 60 के बेस पे मशीन को नाम क्या दे दिया गया, टेली कोबाल्ट मशीन। क्या नाम दे दिया गया बेटा, टेली कोबाल्ट मशीन, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं अपन टेली कोबाल्ट मशीन। इसीलिए पूछा जाता है टेली थेरेपी मशीन को टेली कोबाल्ट मशीन क्यों बोलते हैं, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन सोर्स काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं बेटा, अपन कोबाल्ट 60 काम में लेते हैं, ठीक है। चलते हैं मशीनरी की तरफ, इसकी बनावट की तरफ चलते हैं अपन, कि जो बनावट होती है इसकी वो कैसे होती है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखिए फर्स्ट ये क्या होता है बेटा, स्टैंड होता है, स्टैंड होता है जिसके ऊपर मशीन लगी हुई रहती है, ठीक है। देखिए यहां लगा रहता है बेटा सर्कुलर स्केल एक लगा हुआ रहता है। यदि स्टैंड पे यदि अपन बात करें तो सर्कुलर स्केल इस पे लगा हुआ रहता है, जिसके ऊपर क्या जुड़ा रहती है बेटा, एक गैंट्री जुड़ी हुई रहती है, ये गैंट्री हो गई बेटा। गैंट्री को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं बेटा, ये अपने पास में बेटा क्या हो गई, गैंट्री हो गई। गैंट्री को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, ये अपने पास में हो गई बेटा क्या, गैंट्री। गैंट्री को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, एक होता है हेड सोर्स, एक होता है हेड सोर्स और दूसरा होता है बेटा बीम स्टॉपर। एक होता है अपने पास में हेड सोर्स और दूसरा होता है बेटा अपने पास में बीम स्टॉपर। तो देखिए बेटा ये तो हो गया अपने पास में हेड सोर्स, हेड सोर्स, ठीक है कि नहीं। ये क्या होता है बेटा, हेड सोर्स। ये क्या होता है बेटा, एक तो थिक पार्ट होता है, ये थिक पार्ट होता है, ये ठीक है कि नहीं। और किससे मिलकर बना होता है, ये डीप्लेटेड यूरेनियम से बना हुआ रहता है बेटा, ये डीप्लेटेड यूरेनियम से मिलता है। और ये क्या होता है, हेवी पार्ट होता है बेटा, मशीन का क्या होता है, भारी पार्ट होता है। इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, रेडिएशन सोर्स लगा हुआ रहता है बेटा। क्या लगा हुआ रहता है बेटा, इसके अंदर रेडिएशन सोर्स लगा हुआ रहता है। ये होता है बेटा अपने पास में कोलीमीटर, कोलीमीटर जहां से रेडिएशन निकलती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक और लगा हुआ होता है काउच, जिस पर कि पेशेंट को लेटाते हैं अपन। ये हो गया बेटा अपने पास में काउच।
ये होता है अपने पास में काउच। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये होता है बेटा बीम स्टॉपर। ये होता है अपने पास में बीम स्टॉपर, ठीक है कि नहीं। यहां से क्या होती है बेटा, रेडिएशन निकलती है। ये यदि अपन बात करें इसकी मशीन की तो ये ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है टेलीकोबाल्ट मशीन की होती है बेटा। ये किसकी होती है, टेलीकोबाल्ट मशीन की, जिसमें स्टैंड होता है, स्टैंड से सर्कुलर स्केल जुड़ा रहता है, जिससे ये गेंट्री क्या होती है 360 डिग्री पे रोटेट होती है बेटा। कितने पे रोटेट होती है, 360 डिग्री पे रोटेट होती है। तो ये स्केल के अंदर मेजरमेंट रहता है, तो इससे पता रहता है कि जो गेंट्री है वो कितने एंगल पे घूमी हुई है। इसके बाद में बात करें अपन गेंट्री, तो गेंट्री को दो भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक हेड सोर्स और दूसरा बीम स्टॉपर। बीम स्टॉपर का जो काम होता है बेटा वो क्या करता है, इस हेड सोर्स को बैलेंस बनाने का काम करता है बेटा। हेड सोर्स को बैलेंस बनाने के लिए काम में लेते हैं इसको। आजकल के टाइम पे यदि अपन बात करें तो जो स्टैंड होता है वो लगा हुआ नहीं रहता है। आजकल जो भूगर्भ अर्थ है उसके अंदर ही मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो कई आजकल की जो मशीनें आ रही है उसके अंदर स्टैंड काम में नहीं लेते, बल्कि यहाँ पर ये सीधी किसके अंदर एंटर कर दी जाती है, पृथ्वी के अंदर ही एंटर कर दिया जाता है। तो पहले की मशीनों की यदि अपन बात करते हैं इसमें स्टैंड होता है, उसके बाद में गेंट्री, गेंट्री के दो पार्ट, इसमें हेड सोर्स होता है। हेड सोर्स क्या होता है, हेवी मेटल्स का बना हुआ रहता है, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, रेडिएशन सोर्स डालते हैं। अब रेडिएशन सोर्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है, कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करना, और कंटिन्यूसली यदि रेडिएशन इमिट करेगी तो क्या होना चाहिए साहब, बचना चाहिए कुल मिला के, रेडिएशन इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस वजह से हेवी मेटल्स की बनी हुई होती है, साथ में क्या होती है, डीप्लेटेड यूरेनियम उसके ऊपर लगा हुआ रहता है, ताकि जो रेडिएशन हो बाहर लीक नहीं हो। तो ये स्ट्रक्चर होती है अपने पास में किसकी, टेलीकोबाल्ट की, ठीक है कि नहीं। इसमें थोड़े थोड़े अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अपन बात करें यदि हेड सोर्स की, हेड सोर्स की थिक होता है, हैवी मेटल्स का बना हुआ रहता है, हैवी मेटल्स का बना हुआ रहता है ताकि रेडिएशन लीक नहीं हो, रेडिएशन लीक नहीं हो। साथ में क्या होता है, किसका बना हुआ रहता है, ये डीप प्लेटेड यूरेनियम का बना हुआ रहता है, ये ठीक है। सबसे पहले बात हो गई हेड सोर्स की। दूसरी बात करें बेटा अपन किसकी, कोलीमीटर की। कोलीमीटर में दो पार्ट लगे हुए रहते हैं बेटा, एक तो लगा हुआ रहता है लैंप और दूसरा लगा हुआ रहता है बेटा मिरर, ठीक है। लैंप कैसे लगा हुआ रहता है, इसमें यू लैंप लगा हुआ रहता है जिससे कि लाइट आती है, ठीक है। और इससे 45 डिग्री पर, इससे 45 डिग्री पर क्या लगा हुआ रहता है बेटा, मिरर लगा हुआ रहता है। तो जो रेडिएशन आती है वो इस पर आएगी और टकराने के बाद में कैसे जाएगी, यू। ये काम होता है कोलीमीटर का, ठीक है। इसके अलावा दो वर्ड यहाँ पर और स्पेशल काम में लेते हैं, वो एक तो यहाँ पर काम में लेते हैं अपन बेटा ODI, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये जो क्या होता है SSD मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। SSD मेजरमेंट के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ODI को काम में लेते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। और दूसरा क्या होता है VFL, विजुअल फील्ड लोकेलाइजर, जिसके अंदर ये दोनों चीजें काम में लेते हैं अपन, लैंप और मिरर काम में लेते हैं। विजुअल फील्ड लोकेलाइजर, ये दोनों अपन काम में लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा कोलीमीटर का जो काम होता है वो रेडिएशन का फील्ड जो होता है वो भी डिसाइड करता है, रेडिएशन फील्ड डिसाइड करता है बेटा, ये कोलीमीटर का काम होता है, ठीक है कि नहीं। अगली बात करें अपन किस पर बेटा, बीम स्टॉपर पे बात करें अपन। बीम स्टॉपर एक तो बैलेंसिंग का काम करता है बेटा, बीम स्टॉपर बैलेंसिंग का काम करता है। हेड सोर्स को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। और साथ में देखो ये कहां लगा हुआ रहता है, काउच के जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है। इस वजह से ये किसके लिए काम में लेते हैं, ये एग्जिट रेडिएशन को,
एग्जिट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि पेशेंट डोज को कम किया जा सके, रेडिएशन जो वर्कर है उसकी डोज को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। पेशेंट डोज को कम किया जा सके, इस वजह से क्या लगाते हैं अपन, बीम स्टॉपर लगाते हैं। और ये बैलेंस के काम के साथ साथ क्या करता है, एग्जिट जो रेडिएशन आती है उसको क्या करता है साहब, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो पॉइंट रहता है वो रहता है बेटा आइसोसेंटर, वो रहता है आइसोसेंटर। तो आइसोसेंटर किसको बोलते हैं बेटा, अपने पास में देखो तीन चीजें आ रही है, एक आ रहा है बीम एक्सिस, दूसरा आता है काउच एक्सिस, और तीसरा वर्ड आता है बेटा अपने पास में गैंट्री एक्सिस। तो ये तीनों पॉइंट जहां मिलते हैं, मीट दैट पॉइंट, जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं, बीम एक्सिस, काउच एक्सिस और गैंट्री एक्सिस, जहां मिलते हैं तीन पॉइंट, जहां पर ये मिलते हैं उसको बोलते हैं बेटा क्या, अपन आइसोसेंटर बोलते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं अपन पास, आइसोसेंटर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ये हो गया अपने पास में एसेसरीज ऑफ टेलीकोबाल्ट मशीन। और लास्ट पॉइंट पर इस पे चले, वो देखते हैं अपन जो कोलिमेटर में मैकेनिज्म होते हैं, जो शटर मैकेनिज्म होता है टेलीकोबाल्ट के अंदर, वो देखिए वो चार तरीके के होते हैं इसके अंदर। यदि शटर मैकेनिज्म की यदि अपन बात करें टेलीकोबाल्ट मशीन के अंदर, तो कितने तरीके के होते हैं बेटा, वो चार तरीके के होते हैं। टाइप अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से टाइप होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट यदि अपन बात करें तो फर्स्ट आता है बेटा मरकरी सिस्टम, मरकरी सिस्टम आता है फर्स्ट शटर मैकेनिज्म की यदि अपन बात करें तो। दूसरा यदि अपन बात करें तो शटर मैकेनिज्म में देखो बेटा क्या होता है, ये पारा भरा हुआ रहता है, ये लगा हुआ रहता है, इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, पारा भरा हुआ रहता है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ रहता है, रेडिएशन सोर्स रखा हुआ रहता है। जब ये पारा खाली हो जाता है, Hg भरा हुआ रहता है, जब ये पारा खाली हो जाता है तो रेडिएशन सोर्स यहाँ आ जाता है और यहाँ से रेडिएशन निकल जाती है, ठीक है। दूसरा आता है बेटा रोटेटिंग व्हील, ये रोटेटिंग व्हील होता है बेटा, ये इसमें रेडिएशन सोर्स एक स्प्रिंग की सहायता से जुड़ता है, ठीक है। दूसरा आता है बेटा रोटेटिंग व्हील, ठीक है। और तीसरा आता है बेटा मूविंग जो, मूविंग जो, इसमें क्या होता है, भारी भारी मैग्नेट के जो होते हैं ब्लॉक बने हुए रहते हैं यूं, ठीक है कि नहीं, इनको बोलते हैं मूविंग जो। ये आपस में खिंचते रहते हैं, ये जब खिंच के अलग हो जाएंगे तो यहाँ से रेडिएशन डिलीवर्ड हो जाएगी तो ऑन हो जाएगा, और इस कंडीशन में ऑफ हो जाएगा। और चौथा और इम्पोर्टेंट जो अपन काम में लेते हैं वो आता है स्लाइडिंग ड्रॉवर, वो आता है बेटा कौन सा, स्लाइडिंग ड्रॉवर। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, रेडिएशन सोर्स यूँ लगा हुआ रहता है, एक जिजी बनी हुई रहती है जिसके अंदर रेडिएशन सोर्स लगा हुआ रहता है, और यहाँ से क्या करती है बेटा, जो रेडिएशन है वो क्या करती रहती है, बाहर की तरफ निकलती रहती है। इसके अंदर एक प्राइमरी कोलिमीटर होता है, दूसरा सेकेंडरी कोलिमीटर होता है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से अपन ने टेलीकोबाल्ट मशीन है उस पर अपन ने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि टाइम अपने पास में ज़्यादा है नहीं, तो ब्रीफली अपन ने बात कर ली है। बाकी जब आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी बेटा तो उसमें पूरा डिटेल से बात करी हुई, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझाया हुआ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगा। तो अभी हमने कोशिश करी है कि आपकी एग्जाम में कुछ हेल्प हो पाए, इसी वजह से हमने महामैराथन क्लासें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये अपन ने टेलीकोबाल्ट डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं वो अपना एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से कर सके, और उनके जो कुछ कंसेप्ट है वो यहाँ से वो क्लियर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।